अब हम बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाजोत्तक ऊतक को तीसरे प्रकार में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अर्थात कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कार्य क्या क्या करता है उसके आधार पर भी बांटा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अर्थात कार्य के आधार पर भी मेरिस्टेम को 3 भागों में बांटा गया है, 1, 2 और 3। सबसे पहला है प्रोटोडर्म, दूसरा है प्रोकैम्बियम और तीसरा है ग्राउंड मेरिस्टेम। अर्थात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है या विभाजोत्तक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, यह कोशिकाएं विभाजित होकर अंतोतगत्वा क्या ऑर्गन बनाएंगी, इस आधार पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भागों में बांटा गया है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोडर्म। यह कोशिकाएं जो होती हैं सबसे बाहरी आउटर मेरिस्टेम की कोशिकाएं होती हैं तथा यह कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं और विभाजित होकर एपिडर्मिस अर्थात बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स को या टिश्यूज को हम प्रोटोडर्म कहते हैं। अर्थात ऐसी कोशिकाएं जो विभाजित होकर एपिडर्मिस का निर्माण करेंगी या करती है, प्रोटोडर्म कहलाती है। ठीक उसी तरह ऐसी कोशिकाएं जो विभाजित होकर अंत में वेस्क्यूलर बंडल या सहमन ऊतक का निर्माण करती है, यह कोशिकाएं प्रोकैम्बियम कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोकैम्बियम। यह कोशिकाएं विभाजित होकर वेस्क्यूलर बंडल अर्थात जाइलम और फ्लोएम और उससे संबंधित ऊतकों का निर्माण करती है। ऐसी कोशिकाएं जो वेस्क्यूलर बंडल बनाती है या ऐसा मेरिस्टेम जो वेस्क्यूलर इस तरह के वेस्क्यूलर सहमन ऊतक बनाता है, इसे हम कहते हैं प्रोकैम्बियम। क्या कहलाता है? प्रोकैम्बियम। और तीसरे प्रकार का जो है मेरिस्टेम कहलाता है ग्राउंड मेरिस्टेम। इस तरह का जो विभाजोत्तक ऊतक होता है या मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, यह पादपों में कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेस इत्यादि का निर्माण करता है। अर्थात ऐसे मेरिस्टेम या ऐसे टिश्यू जो विभाजित होकर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एक्सेट्रा का निर्माण करते हैं, यह ग्राउंड मेरिस्टेम कहलाता है। तो हमने देखा कि एक ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन एंड तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इस तरह विभाजोत्तक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक को 3 प्रकार से बांटा गया है। दूसरे प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, अर्थात कोशिका विभाजन की दृष्टि से कितने प्रकार का होता है। तो इस डिवीजन इस वर्गीकरण को जानने से पहले हम ये देखें कि कोई भी कोशिका जो होती है यह 2 प्रकार से विभाजित हो सकती है। ये पादप कोशिका है नंबर 1 और नंबर 2। यह कोशिका सतह के समानांतर अर्थात इसमें विभाजन सतह के समानांतर हो सकते हैं या सतह से लंबवत हो सकते हैं। कोई भी कोशिका 2 तरह से विभाजित हो सकती है, सतह के समानांतर और सतह के लंबवत। इस तरह का विभाजन एंटीक्लिनल सेल डिवीजन कहलाता है और इस तरह का विभाजन पेरिक्लिनल सेल डिवीजन कहलाता है। तो कोशिका विभाजन किस प्रकार हो, इस आधार पर मेरिस्टेम को 3 भागों में बांटा गया है, प्लेट मेरिस्टेम, रिब मेरिस्टेम और मास मेरिस्टेम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेट मेरिस्टेम की। तो प्लेट मेरिस्टेम जो होता है, इस तरह की कोशिकाओं में या इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन कैसा पाया जाता है? एंटीक्लिनल। अर्थात यह विभाजन कोशिका की जो सतह होती है से समकोण में होता है। अर्थात इस तरह से सेल विभाजित होती है। ये 1 सेल, ये 2 सेल,
ये 3 सेल, ये 4 सेल। अर्थात जो कोशिका विभाजन है यह सतह से समकोण पर होता है, जिससे कोशिका की सरफेस में वृद्धि होती है और इसका उदाहरण है, इससे एपिडर्मिस का निर्माण होता है। इस तरह की जो टिश्यूज हैं जिसमें इस तरह का विभाजन पाया जाता है उसे हम प्लेट मेरिस्टम की संज्ञा देते हैं। वहीं रिब मेरिस्टम, इस तरह की कोशिकाओं में पेरिक्लिनल सेल डिवीजन पाया जाता है, अर्थात एक कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, इस तरह की कोशिकाओं में विभाजन जो होता है सतह के लंबवत होता है। सतह के लंबवत होने के कारण रो ऑफ सेल अर्थात कोशिकाओं का एक लंबी रो मिलती है इस तरह के पेरिक्लिनल विभाजन से। तो इस तरह का जिन कोशिकाओं में इस तरह का पेरिक्लिनल विभाजन होता है उन्हें हम कहते हैं रिब मेरिस्टम। और इससे कॉर्टेक्स का निर्माण, जड़ या तना में किसका निर्माण होता है? कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। और लास्ट मेरिस्टम होता है मास मेरिस्टम। इस तरह की जो मेरिस्टम है उसकी कोशिकाओं में दोनों प्रकार के अर्थात एंटीक्लिनल प्लस पेरिक्लिनल दोनों तरह के विभाजन होते हैं। एक सेल जो होती है कभी एंटीक्लिनल डिवाइड होती है, कभी पेरिक्लिनल रूप से डिवाइड होती है और कोशिकाओं का एक समूह बनता है। ना तो सतह बनती है ना रो बनती है, क्या बनता है? कोशिकाओं का एक समूह बनता है। इस तरह का जो विभाजन होता है यह विभाजन एम्ब्रियो या एंडोस्पर्म के निर्माण में सहायक होता है। तो हमने देखा कि पहला जो प्रकार था वो था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, जिसमें एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी था। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें ये 3 प्रकार के मेरिस्टम को विभाजित किया गया है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर के माध्यम से सिंपल परमानेंट टिश्यू में पाए जाने वाले या के प्रकार, जिसे हम पैरेन्काइमा कहते हैं, के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि पैरेन्काइमा या मृदु ऊतक जो होता है यह यूनिवर्सली सभी पादपों में, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट हो, में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पैरेन्काइमा या मृदु ऊतक जो होता है उसकी सभी कोशिकाएं जो होती हैं थिन वॉल्ड सेल होती है, अर्थात पतली भित्ति युक्त होती हैं। दूसरा, यह सभी कोशिकाएं जो होती हैं यह लिविंग या जीवित होती है। तीसरा, इनकी जो सेल वॉल है या कोशिका भित्ति है वह सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। अगला है इंटरसेल्युलर स्पेस, अतः इनकी कोशिकाओं में के मध्य इंटरसेल्युलर स्पेसिस पाए जाते हैं। उदाहरण जैसे ये 2 कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं का समूह है, तो ये जो स्पेस है ये स्पेस क्या कहलाता है? ये स्पेस कहलाता है इंटरसेल्युलर स्पेस। और अंतिम जो लक्षण है वह यह है कि यह समव्यासीय होती है, अर्थात यह कोशिकाएं जितनी चौड़ी होती हैं उतनी ही लंबाई में होती है, अर्थात आकृति में समव्यासीय अर्थात एक जैसे आकार की या गोलाकार होती है। तो यह पैरेन्काइमा या मृदु ऊतक के लक्षण हैं। अब हम देखते हैं कि पादपों की विविधताएं इतनी है कि पादप जल में भी पाए जाते हैं, पादप रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। तो इस आधार पर पादप को अनुकूलित होने के लिए बहुत सारे कोशिका के अंग या कोशिका ऊतक जो होते हैं वह मदद करते हैं। तो इसी कारण यह मृदु ऊतक भी विभिन्न कार्यों के लिए या विभिन्न प्रकार से अनुकूलित पादप को करने के लिए यह अपने प्रकार बदलता रहता है। तो मृदु ऊतक जो होता है मुख्य रूप से जो विभाजित अनुकूलित क्या इसको कहेंगे अनुकूलित होता है वह होता है, सबसे पहले होता है क्लोरेन्काइमा, जिसे हम कहते हैं हरित ऊतक। दूसरा होता है एरेन्काइमा, जिसे हम कहते हैं वायु ऊतक। तीसरा होता है प्रोसेन्काइमा, जिसे हम कहते हैं दीर्घ ऊतक। चौथा होता है ताराकृत स्टीलिएटेड पैरेन्काइमा और लास्ट होता है
इडियोब्लास्ट सेल्स। तो हम एक एक का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरेनगाइमा। क्या होता है? जो मृदु ऊतक की कोशिका मैंने बताई थी गोलाकार होती है, इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है और क्लोरोफिल डेवलप होने के कारण यह कोशिकाएं क्या कर सकती हैं? फोटोसिंथेसिस। ऐसे ऊतक या ऐसे मृदु ऊतक जिनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है को हम क्या कहते हैं? क्लोरेनगाइमा या हरित मृदु ऊतक कहलाते हैं। इसका उदाहरण है पौधों में पाए या पत्तियों में पाए जाने वाले पेलिसेड या खम्भ ऊतक जो है, इस तरह की कोशिकाएं होती है, अर्थात मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन उनमें हरित लवक उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है एरेनगाइमा। इस तरह की जो कोशिकाएं होती हैं, जो मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, यह है सारी मृदु ऊतक की कोशिकाओं के बीच में, इस तरह से बीच में ये कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं के बीच में बहुत बड़ी कैविटी उत्पन्न हो जाती है। इस कैविटी के कारण यह प्लांट जो है, यह बायोंसी या उत्प्लावकता इनमें उत्पन्न हो जाती है। इस तरह की जो कोशिकाएं होती हैं, यह कोशिका, यह इस तरह का जो पेरेनगाइमा कहलाता है, वह पेरेनगाइमा कहलाता है। वायु ऊतक है जिसे हम कहते हैं एरेनगाइमा। अर्थात सभी कोशिकाएं जो हैं, यह कोशिकाएं मिल जाती हैं और इनके बीच में एक कैविटी उत्पन्न हो जाती है। इस तरह की कैविटी पौधों को तैरने में मदद करती है। इस तरह का ऊतक कहलाता है आपका एरेनगाइमा। तीसरा प्रकार जो है, वह प्रकार है प्रोसेनगाइमा या दीर्घ मृदु ऊतक। इस तरह की कोशिकाओं में क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये अपेक्षाकृत लंबी हो जाती है। है तो पेरेनगाइमा, लेकिन कैसी हो गई? लंबी हो गई, अनुकूलित हो गई। अनुकूलित होने के लिए, पौधों को अनुकूलित करने के लिए कोशिकाएं लंबी हो गई, इसीलिए इन्हें कहते हैं प्रोसेनगाइमा या दीर्घ मृदु ऊतक। यह कोशिकाएं मोस्टली मरुस्थलीय पादपों में पाई जाती है। तीसरा है, चौथा है आपका स्टीलिएटेड पेरेनगाइमा, अर्थात तारककृत मृदु ऊतक। इस तरह की कोशिकाएं जो होती हैं, होती तो मृदु ऊतक कोशिकाएं हैं, लेकिन उनका आकार तारेनुमा हो जाता है। इस तरह की कोशिकाओं को जो होती है, यह कोशिकाएं केले के पर्णवृत्त में पाई जाती है। और लास्ट है वह इडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिकाएं। इस तरह की पेरेनगाइमा सेल्स जो होती हैं या मृदु ऊतक कोशिकाएं जो होती हैं, वह अनियमित आकार की हो जाती है। इनके बीच में ऑयल, कुछ केमिकल, ग्रेफाइट्स, बहुत तरह के केमिकल इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह की पेरेनगाइमा सेल्स को हम कहते हैं इडियोब्लास्ट या विचित्र सेल। तो हमने देखा कि कार्य के लिए, विभिन्न कार्य करने के लिए यह मृदु ऊतक विभिन्न रूपों में ट्रांसफॉर्म या रूपांतरित हो जाता है, जिसे क्लोरेनगाइमा, एरेनगाइमा, प्रोसेनगाइमा, स्टीलिएटेड और इडियोब्लास्ट के नाम से जाना जाता होता है। सारा मृदु ऊतक है, लेकिन अलग अलग कार्य करने के लिए यह अलग अलग प्रकार में विभाजित हो जाता है। अब हम बात करते हैं पेरेनगाइमा या मृदु ऊतक के कार्य की। तो हमने देखा कि पेरेनगाइमा सबसे पहले तो क्या काम करता है? मुख्य काम इसका स्टोरेज का होता है, कि फूड स्टोरेज का अगर मुख्य काम, कोई प्लांट में अगर फूड स्टोरेज का टिश्यू है, तो वह है सबसे पहले पेरेनगाइमा या मृदु ऊतक होता है। तो चूंकि खम्भ ऊतक में ये पाया जाता है, तो सबसे पहला काम क्या करता है? मृदु ऊतक फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है, और जैसा कि बताया कि स्टीलिएटेड और प्रोसेनगाइमा यांत्रिक पौधों को यांत्रिक सपोर्ट भी देता है। और कभी कभी या खासकर डाइकॉट पादपों में या द्विबीजपत्री में जो पेरेनगाइमेटस सेल्स होती हैं, यह सेकेंडरी मेरिस्टम में डेवलप हो जाती हैं, जो बाद में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। और मृदु ऊतकीय कोशिकाओं में, ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में, यह मृदु ऊतकीय कोशिकाएं वाटर स्टोरेज या जल संग्रहण का काम भी करती हैं। तो हमने देखा कि मृदु ऊतक जो होता है, यह एक प्रकार का सिंपल परमानेंट टिश्यू या सरल ऊतक है, जिसके पहले प्रकार या पेरेनगाइमा के बारे में हमने